वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस क्लास में हम लोग हिस्ट्री का जो नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आधुनिक भारत में कृषि, उद्योग धंधे और व्यापार देखेंगे। पहले क्लास अपलोड हो चुकी है, वॉइस इशू है जिसमें आप लोग को आवाज़ नहीं आ रही है, तो मैंने फिर से एक क्लास रिकॉर्ड की है आप लोग के लिए। वैसे भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का रिवीजन चल रहा है, तो ध्यान से सारी क्लासेस आप फॉलो करते रहिए। तो आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी भू राजस्व प्रणाली है, उद्योग धंधे और व्यापार के बारे में। ठीक है, इससे पहले भी जो हमने डिस्कस किया है वो चैप्टर्स आप देख सकते हैं, चैनल पर अवेलेबल हैं। साथ में रात को 9 बजे मॉक टेस्ट करा रही हूँ ROA एग्जाम को टारगेट करते हुए। दोनों ही क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे आपका समय कम होता जा रहा है तो आप देख रहे होंगे आपको और नर्वसनेस फील हो रही होगी कि कैसे आप एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, सिलेक्शन आप ले सकते हैं। जितना आपको स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है सिर्फ आपको उतना ही फॉलो करना है, उसके अलावा कहीं से और पढ़ने की नीड नहीं है। तो कोशिश कीजिए जो आप पढ़ रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट के फॉर्म में सॉल्व करते रहें। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए एग्जाम के लिए बेहतर रहेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर प्रोवाइड किया है, आप उन पर कॉल या मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं सबसे पहले बात करूँगी महालवाड़ी व्यवस्था की। तो इसको शुरू किसने किया? तो हॉल्ट मैकेंजी ने इसको शुरू किया था। उत्तर पश्चिम प्रांत, मध्य प्रांत में ये व्यवस्था लागू हुई थी और इसके अंतर्गत, इस व्यवस्था के अंतर्गत 30% भूमि ब्रिटिश भारत की आती थी। तो इस व्यवस्था में भू राजस्व का जो बंदोबस्त है पूरे गांव या महाल में जमींदारों या फिर प्रधानों के साथ किया जाता था। अब इसमें होता क्या था कि लगान की दर किसी मुख्य जमींदार के पास जमा करते थे किसान, और उस जमींदार से ब्रिटिश सरकार को लगान मिलता था। तो इस व्यवस्था में ये था कि डायरेक्ट किसान कर नहीं देते थे, ये जमींदारों के पास से होते हुए आता था। तो यही इसका सबसे बड़ा दोष था कि जो जमींदार थे वो धीरे धीरे बहुत शक्तिशाली हो गए। मॉरिस ने अपने शोध पत्र में इंडियन इकोनॉमी इन द 19th सेंचुरी सिंपोजियम, इसमें कहा कि जो भारत में निरुद्योगीकरण है, इसमें मतलब कि ब्रिटिश शासन काल का या ब्रिटिश का जो यहाँ पर शासन कर रहे थे उनका कोई भी प्रभाव नहीं था, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, वो मिथक बताते हैं। लेकिन निरुद्योगीकरण के आंकड़े प्राप्त करना मुश्किल है और उनका ये मानना है कि इस समय आर्थिक गतिविधियां बढ़ गई थी। लेकिन देखिए जो भारतीय हैं वो इस बात को साबित करते हैं, वो बताते हैं कि क्या हुआ था कि जो निरुद्योगीकरण है वो ब्रिटिश काल के समय पे हुआ। ठीक है, भारत में सर जेम्स विल्सन द्वारा पहली बार टैक्स लागू किया गया। आपको पता होगा कि पहली बार बजट भी जेम्स विल्सन ने ही प्रस्तुत किया था। कब? तो 7 अप्रैल 1860 को पूर्व वित्त मंत्री जेम्स विल्सन द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था। और होमवर्क के लिए आपका प्रश्न ये है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? ठीक है, 1860 ईस्वी के भारतीय आयकर अधिनियम 1857 के सैन्य विद्रोह के कारण सरकार द्वारा किए गए नुकसान को पूरा करने के लिए लागू किया गया था। तो कर कहाँ से प्रारंभ हो रहा है? 1857 का विद्रोह हुआ तो उसमें जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? वो भी भारतीय ही करेंगे, तो उनसे कर लिया जाने लगा। 1886 में अलग आयकर अधिनियम पारित किया गया। अब ये अधिनियम, इसमें समय समय पर संशोधन हुए। तो 1886 तक भारतीय आयकर अधिनियम के तहत आय को 4 अनुसूचियों में विभाजित किया गया, जिन पर अलग अलग से कर लगाए जाते थे। फिर इस तरह 1886 में भारतीयों पर आयकर स्थायी रूप से लगा दिया गया, यहाँ से परमानेंट इनकम टैक्स शुरू हो गया। एक और कर हमसे लिया जाता था, मतलब भारतीयों से लिया जाता था, नमक कर। ठीक है, इसी के फलस्वरूप गांधी जी ने दांडी मार्च किया था, नमक सत्याग्रह किया था, क्योंकि एक छोटी सी चीज जो जरूरत की चीज है उस पर भी इन लोगों ने टैक्स लगा रखा था। तो भारत में नमक कर की शुरुआत 1835 में तब प्रारंभ हुआ जब से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रांतों पर अपना शासन स्थापित करना शुरू किया था। नमक मार्च, जिसे दांडी मार्च के नाम से हम जानते हैं या फिर नमक सत्याग्रह भी कहते हैं, गांधी जी ने शुरू किया था 6 अप्रैल 1930 को। दांडी में अवैध रूप से नमक बनाकर इन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने शासन के प्रारंभिक दिनों में भारत में शिक्षा प्रसार के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया, हालांकि शिक्षा उपकर की जानकारी नहीं मिलती है। फिर तीर्थ यात्रा कर आ जाता है, 17वीं शताब्दी में शुरू किया गया था, किंतु 1886 के आसपास इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रिटिश शासन के दौरान तीर्थ यात्रा कर लिया जाता था, तो हमारे पास इसका कोई जानकारी नहीं, इसका कोई साक्ष्य नहीं है, तो आप इसको नकार देंगे। ठीक है, राजनीतिक तथा व्यापारिक पुनर्गठन के साथ पुराने नगर जैसे आगरा, लाहौर, दिल्ली, ढाका, मुर्शिदाबाद, ये सब व्यापार और वाणिज्य, और पटना भी, तो ये उस समय व्यापार वाणिज्य के केंद्र हुआ करते। धीरे धीरे इनका पतन शुरू होगा, अब नए शहर बन के उभरेंगे, जैसे कि मद्रास हो गया,
मुंबई है, कलकत्ता, इनका उदय होता है, जो शिक्षा, व्यापार, प्रशासन, वाणिज्य इन सबके महत्वपूर्ण केंद्र बन जाते हैं। आपने पढ़ा है तो आपको पहले पता होगा कि आगरा, लाहौर, दिल्ली, ढाका, मुर्शिदाबाद, पटना, ये सारे व्यापारिक केंद्र हुआ करते थे, राजनीतिक केंद्र हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे ये मद्रास, मुंबई, कलकत्ता, क्योंकि ये क्या थे, ये किन्हीं न किन्हीं नदियों के पास थे, समुद्री व्यापार करना यहाँ से आसान था, तो व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करते थे। सीए बेली के अनुसार 1720 के दशक में मध्य गंगा क्षेत्र में छोटे कस्बों का भी काफी विस्तार हुआ। बम्बई का विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन जो है वो कैसे बना है, तो इंडो सैनिक शैली पर बना है, जिसे हम नवगॉथिक शैली कहते हैं। तो इसके आधार पर बनाया गया था। एफ.डब्ल्यू. स्टीवेंसन द्वारा इसका डिजाइन किया गया था। कुछ अधिनियम भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923। तो इसमें कामगारों और उनके आश्रितों को रोजगार के दौरान और उसी के कारण अगर कोई चोट लग जाती, कोई दुर्घटना हो जाती, कोई व्यावसायिक बीमारी हो जाती है जिसकी परिणति विकलांगता हो या फिर मृत्यु हो गई हो, तो क्षतिपूर्ति की अदायगी का प्रावधान किया गया। यह अधिनियम रेल कर्मचारियों और अधिनियम की अनुसूची में यथा निर्दिष्ट ऐसे कार्यों में लगे लोगों पर लागू होता है। दक्कन किसान जो विद्रोह है वो हुआ था, और ये क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन बनते हैं इनसे इंटीरियर के अकॉर्डिंग। दक्कन के किसान विद्रोह का जो मुख्य रूप से मारवाड़ी और गुजराती साहूकारों के खिलाफ एक विद्रोह था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत रैयतों को भारी कराधान का सामना करना पड़ा था, और 1874 में रैयतों ने साहूकारों के खिलाफ एक सामाजिक बहिष्कार आंदोलन शुरू किया। तो ये सामाजिक बहिष्कार पूना, अहमदनगर, सोलापुर, सतारा इन गांवों में बहुत तेजी से फैला। तो सरकार इस आंदोलन को दबाने में वैसे तो सफल रही। सुलह के उपाय के रूप में दक्कन कृषक राहत अधिनियम आया था 1879 में। ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है, इसकी डेट याद रखेंगे। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने 1834 से 35 के बीच एक पत्र लिखा था, जिसमें लिखा, इस दरिद्रता के समान दरिद्रता वाणिज्य में शायद ही कभी रही है। बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों को विरंजित करें। आपको पता है 1857 के बाद धीरे धीरे जैसे ही बंगाल पर इनका क्षेत्र आ जाता है, जो कि बक्सर का युद्ध होता है, उसके बाद आप देखते हैं भयंकर अकाल पड़ता है बंगाल वाले क्षेत्र में। इन सभी पे लाखों लोग मर जाते हैं, और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए, वैसे तो ये सही साक्ष्य उपलब्ध नहीं करते हैं कितनों की मृत्यु हुई, लेकिन हाँ, यहाँ पर ये तो पता चल गया था कि इनके शोषण की वजह से बहुत ही व्यक्ति अकाल में मर गए हैं। तो यहाँ पर इसी वजह से ये विलियम बेंटिक का एक कथन है, वो आप देख सकते हैं। बंगाल में नील की खेती भी एक समस्या ही थी। तो ये जो नील की खेती 18वीं शताब्दी से चली आ रही थी, दो मुख्य रूपों में प्रचलित थी, एक निजाबाद थी, एक रैयती थी। निजाबाद में क्या था, प्लांटर अपने स्वयं प्रणाली से, मतलब स्वयं से ही क्या करता था, अपनी जमीन पर नील उत्पादित करता था और खुद ही देखता था, उसकी देखरेख करता था। लेकिन जो रैयत होते थे, तो ये क्या करते थे, रैयती किसान प्लांटरों के साथ क्या करते थे, अनुबंध करते थे, फिर अपनी जमीन पर नील की खेती करते थे। 1890 में एन.एम. लोखंडे ने मुंबई में मिल हैंड एसोसिएशन की स्थापना की। ध्यान ये रखना है कि भारत का पहला मजदूर संगठन यही था। लोखंडे ने 1880 में मराठी और अंग्रेजी में दीनबंधु नामक साप्ताहिक जो अखबार है इसका प्रकाशन किया था। कांग्रेस कार्य समिति ने 1950 ईस्वी में जमींदारी उन्मूलन की संस्तुति करने वाला जो प्रस्ताव है उसको अंगीकार किया, और अबंध नीति में राज्य द्वारा व्यापार में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता था, जिससे व्यापार मुफ्त होता था। अब ये भूमि सुधार अधिनियम है, इनको याद रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है पिछले वर्ष, कई सालों में कई बार प्रश्न आ चुके हैं, और इनके ये क्रोनोलॉजी में भी आ सकते हैं। तो पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 में आया, दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 में, उत्तरी पश्चिमी प्रांत भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1873 और मध्य प्रांत भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1916। तो सबसे लास्ट में मध्य प्रांत वाला आया, सबसे पहले कौन सा आया था, तो उत्तर पश्चिमी प्रांत भूमि हस्तांतरण अधिनियम। अब बात करते हैं भू राजस्व प्रणाली की। तो क्या हुआ, सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त देखते हैं। तो कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में शुरू किया गया स्थायी बंदोबस्त, और इसके अंतर्गत जो ब्रिटिश भारत का 19% क्षेत्र था उतने भूभाग पे लागू की गई। और यहाँ पर देखेंगे थॉमस लॉ उस समय अधिकारी था, 1756 से 1834 तक रहता है। नेक्स्ट है रैयतवाड़ी व्यवस्था, अलेक्जेंडर रीड, और इसके प्रणेता थे टॉमस मुनरो। तो व्यवस्था कितने क्षेत्र पर थी, तो 51% भूभाग पर। एच.ई. गोल्ड स्मिथ बॉम्बे योजना इन्होंने लाई। नेक्स्ट है हॉल्ट मैकेंजी, अभी मैंने बात की थी। तो महालवाड़ी बंदोबस्त का प्रस्ताव सबसे पहले 1819 में हॉल्ट मैकेंजी ने प्रस्तुत किया था, और ये व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 30% भूभाग पर लागू की गई थी। महलवाड़ी प्रणाली को सबसे पहले बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों में लागू किया गया था, और इस क्षेत्र का जो अधिकांश भाग है वर्तमान में यूपी में है। इस प्रणाली को आगरा, अवध, ठीक है, विलियम बेंटिक के द्वारा यहाँ पर लोकप्रिय बनाया गया। इसके बाद इसे मध्य प्रदेश और पंजाब तक भी लागू किया गया था। तो भूमि बंदोबस्त प्रणाली से प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान ये रखना, स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस, ठीक है। रैयतवाड़ी, ये इसमें याद रखेंगे टॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड। महालवाड़ी में हॉल्ट मैकेंजी को। देखिए ब्रिटिश शासन के दौरान क्या होता है, कृषि में व्यवसायीकरण होता है, तेजी से बढ़ता है।
और ये क्यों होता है, इसका कारण देखिए, भारत कच्चे माल के प्रदाय के रूप में सीमित हो गया, यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे। परिवहन के बेहतर साधनों ने कृषि उत्पादन के व्यापार को सुगम बना दिया था। भू राजस्व के भुगतान का मौद्रीकरण हुआ। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो गई थी। नकदी फसलों में विदेशी पूंजी का निवेश। ठीक है। ब्रिटिश सरकार द्वारा सीमा शुल्क अवकाश की नीति 1882 से 1894 के दौरान अपनाई गई। और इसमें ध्यान ये रखना, अंग्रेजी सरकार ने भारतीय व्यापार को हतोत्साहित करने और ब्रिटिश व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए निर्यात शुल्क को बढ़ा दिया था और आयात शुल्क को घटा दिया था। अब ऐसा क्यों किया इन्होंने, तो देखिए, निर्यात शुल्क रहेगा, अगर ज्यादा रहेगा तो आप देखेंगे निर्यात घटेगा। आयात शुल्क बहुत कम कर दिया जिससे बाहर से चीजें आयात की जा सके। यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे, उसको फिनिश करके यहाँ पर फिर से सभी को बेच देते थे। तो ये कार्य कर रहे थे ब्रिटिश। तो 22 मार्च हम देखेंगे, माफ कीजिएगा, 22 मार्च 1793 को, अभी मैंने स्थायी बंदोबस्त की बात की, तो ये पश्चिम बंगाल में लागू किया गया था। और ये भू राजस्व सदैव के लिए निर्धारित कर दिया गया जो जमींदार जमा करते थे। अब इसमें देखिए, इस व्यवस्था में जो लगान था, 10/11 हिस्सा ब्रिटिश सरकार को जाता था, 1/11 भाग जमींदार के पास रहता था। लेकिन सबसे ज्यादा इससे फायदा जमींदारों को ही हुआ, क्योंकि वो अपने मनमाने ढंग से इसको वसूल करते थे, क्योंकि भूमि पर उनका वास्तविक अधिकार भी स्वीकृत किया गया और भू स्वामित्व क्या हो गया, आगे परंपरागत हो गया। तो कॉर्नवालिस का मानना था कि स्थायी बंदोबस्त के कारण जमींदार कृषि विकास करेंगे, नई तकनीकी लाएंगे, उर्वरक को बढ़ावा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। धन निष्कासन का सिद्धांत, ये भी आप जानते हैं, दादा भाई नौरोजी ने दिया था। तो 2 मई 1867 ईस्वी को इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया में इसका उल्लेख किया गया। नौरोजी ने धन निष्कासन को देश के सभी रोग व दुख और दरिद्रता का वास्तविक और मूल कारण घोषित किया। 1850 में इसके बाद में ब्रिटेन के पूंजीपतियों ने अपने धन पर लाभ कमाने के लिए भारत में बड़े पैमाने पर पूंजी का निवेश किया। कहाँ का निवेश किया? रेल निर्माण में, सरकार को कर्ज देने में, चाय, रबर, कॉफी, इन सब उद्योगों में इन्होंने बहुत निवेश किया। और लाभ की गारंटी भी इन्हें दी गई थी कि रेल निर्माण में जो पूंजी निवेश कर रहे हैं, तो इसके द्वारा सरकार द्वारा इन्हें 5% लाभ की गारंटी भी दी गई थी। तो इस प्रकार इन्होंने यहाँ पर निवेश किया था। तो आज की क्लास कंप्लीट होती है। अब आज आपको आवाज आ रही होगी, पिछली क्लास में मैंने देखा वॉइस इशू था, इसलिए मैंने फिर से रिकॉर्ड किया। कल हम देखेंगे गवर्नर जनरल और वायसराय, उनके समय पर होने वाली महत्वपूर्ण घटनाएं, उनको आगे कवर करेंगे। इनसे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों को शेयर भी करते रहिए। और पेड कोर्स के लिए सामने आपके पास नंबर अवेलेबल है, इन पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको आपके कोर्स से रिलेटेड जानकारी मिल जाएगी। जो भी कोर्स आप चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।